आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम जो एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं भाई, उस टॉपिक का नाम है भाई राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। भाई जन आंदोलनों का उद्भव कैसे होता है। तो भाई आप खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे, मैं आपसे पूरी पूरी उम्मीद रखता हूँ। और भाई एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आपकी प्रिपरेशन का जो ये टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है आप सबको। चलो तो राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स जो है उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं भाई दोस्तों, सबसे पहले नेचर ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। भाई जो जन आंदोलन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। In 1970s, different social groups like women, students, Dalits, and farmers joined together through various social organizations to express their demands. तो भी 1970s में क्या होता है, बहुत सारे सोशल ग्रुप जो सामाजिक समूह थे, जैसे महिलाएं या फिर वे स्टूडेंट्स की बात करें, दलित्स और फार्मर्स, वो इकट्ठा होते हैं, वो जुड़ते हैं थ्रू वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पे, विभिन्न सामाजिक संगठनों के तहत वो जुड़ते हैं टू एक्सप्रेस देयर डिमांड्स, और अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस करने के लिए। These efforts lead to the rise of popular movements और new social movements in Indian politics। और भाई ये जो इनके एफर्ट्स थे, ये किसको जन्म देते हैं? ये जन्म देते हैं राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स और न्यू सोशल मूवमेंट्स। भाई नए सामाजिक जो आंदोलन थे भारतीय राजनीति में, ये उनको जन्म देते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई चिपको मूवमेंट की। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चिपको मूवमेंट क्या है। ठीक है, नाम से मतलब चिपकना। इस चिपको मूवमेंट में कुछ ऐसा ही था। एक्चुअली हुआ क्या था कि भाई उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होती है, और उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो हुआ क्या था कि वहां के जो कुछ लोकल किसान थे, वो वन विभाग से एक ट्री होता है, मतलब जिसके ना लकड़ी, जिसकी लकड़ी से इक्विपमेंट बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उसकी परमिशन वो मांग रहे थे कि भाई हमें काटने की परमिशन दी जाए, ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर के लिए, अपनी खेती के लिए इक्विपमेंट बना पाए इस लकड़ी के। लेकिन क्या होता है, वन विभाग डिनाइड देयर डिमांड्स। वन विभाग उनकी डिमांड को डिनाई कर देता है, मना कर देता है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को जंगल का वो हिस्सा दे देती है कि भाई आप यहां से लकड़ी काट के, और क्या कर सकते हो, आप यहां से लकड़ी काट के खेल के उपकरण बना सकते हो। अब वहां के जो लोग थे, उत्तराखंड के जो लोग थे, उस समय उत्तर प्रदेश के जो लोग थे, उनको क्या फील हुआ कि यार हमें तो ये लोग कृषि के लिए भी जो जरूरी उपकरण है वो बनाने के लिए लकड़ी काटने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार दूसरी तरफ क्या कर रही है, किसी खेल विनिर्माता कंपनी को यही जंगल काटने की अनुमति दे रही है। तो देखते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। In early 1973, men and women from a village in Uttarakhand protested against government approved commercial logging। और भाई वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, वो विरोध करते हैं सरकार का। The movement began in 2 or 3 villages when the forest department denied villagers permission to cut ash trees to make tools for farming। ठीक है, ये काट दो भी थोड़ा सा, ऐसे ही प्रिंट हो गया, लिखा गया कुछ। तो भाई क्या होता है कि एश ट्री जो एक पेड़ होता है उत्तराखंड में, जिसके द्वारा भाई कृषि के उपकरण बनाते हैं लोग वहां के। ठीक है, तो भाई विलेजर्स परमिशन मांगते हैं एश ट्रीज काटने के लिए, लेकिन वो टूल्स बनाना चाहते थे, लेकिन क्या होता है कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको मना कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं भाई। The forest department gave the same land to a sports manufacturer for commercial use, which angered the villagers, leading them to protest against the government decision। अब देखो भाई, एक तरफ तो वन विभाग क्या कर रहा है, एक तरफ वन विभाग उनको मना कर रहा है कि आप पेड़ नहीं काट सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ वही वन विभाग क्या कर रहा है, वही वन विभाग कमर्शियल यूज के लिए स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वही पेड़ काटने की अनुमति दे रहा है। तो लोगों में इससे क्या हो गया, लोगों में इससे गुस्सा हो गया। अब लोगों के अंदर जो गुस्सा होगा, तो उसी गुस्से ने फिर एक आंदोलन का रूप लिया, और भाई वो लोग गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ एक आंदोलन चला देते हैं। When tree cutters tried to cut down the trees, the villagers hugged the tree and refused to move। तो भाई क्या होता है, जब पेड़ काटने वाले आते हैं वहां पर, तो भाई क्या होता है कि वहां के जो निवासी थे, वहां के जो ग्रामीण थे, वो चिपक जाते हैं। ठीक है, हक कर लेते हैं पेड़ों से और हटते नहीं है बिल्कुल भी। द प्रोटेस्ट क्विकली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। और भाई ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो विरोध था, ये जल्दी ही फैल जाता है उत्तराखंड के दूसरे भागों में।
highlighting larger issues of ecological and economic exploitation in the region। और भाई highlighting larger issue of ecological and economic exploitation in the region। और भाई रीजन के अंदर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक जो एक्सप्लोइटेशन था, ये क्या कर रहा था, उसको हाईलाइट कर रहा था ये आंदोलन। Women's active participation in the चिपको एजिटेशन वाज ए वेरी नोवल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। और भाई जो नोवल एस्पेक्ट था इस मूवमेंट का वो क्या था कि महिलाओं की जो भागीदारी थी वो भी इसमें विचारणीय थी, वो भी अग्रणी रूप से इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ध्यान रखने की बातें क्या क्या है भाई, देखो एक तो ध्यान रखने की बातें हैं, एश ट्री काटने की परमिशन मांग रहे थे। वो किसके लिए मांग रहे थे, वो एग्रीकल्चर टूल्स बनाने के लिए मांग रहे थे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, जो ध्यान रखने की बातें वही बता रहा हूं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको तो मना कर देता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेम लैंड के जो पेड़ थे उनको काटने की परमिशन दे देता है। लोगों में गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहां से शुरू हुआ था, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से ये शुरू होता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई हम। और इसमें महिलाओं का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था वो भी बड़ा अच्छा, मतलब महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत एक्टिव था, वो बड़े अच्छे लेवल पे इस एजिटेशन में पार्टिसिपेट करती। नेक्स्ट देखते हैं भाई, पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स। अब देखेंगे कुछ हम जो पार्टी बेस्ड मूवमेंट है भाई उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। Popular movements may take the form of social movements or political movements and there is often an overlap between the two। और भाई देखो जो पॉपुलर मूवमेंट्स थे may take the form of social movements, ये जो जन आंदोलन थे ये सामाजिक आंदोलन बन जाते हैं और फिर राजनीतिक आंदोलन बन जाते हैं। and there is often an overlap between the two, और इन दोनों के बीच में क्या था, ओवरलैप था। These movements did not participate in elections formally and yet they retained connection with political parties, as many participants in these movements as individual as organizations were actively associated with the parties। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है दोस्तों वो क्या है भाई, कि these movement did not participate in elections formally। और भाई ये फॉर्मली औपचारिक रूप से ये किसी भी इलेक्शंस में क्या नहीं करते थे, फॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एंड दे रिटेन कनेक्शंस विद पॉलिटिकल पार्टीज, और उनके भी पॉलिटिकल पार्टीज से क्या थे भाई, संबंध थे। ठीक है, एज मैनी पार्टिसिपेंट इन दीज मूवमेंट्स, और इन मूवमेंट्स में जो पार्टिसिपेंट्स थे एज इंडिविजुअल एंड एज ऑर्गेनाइजेशंस वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द पार्टीज। और भाई वो किसी न किसी राजनीतिक दल से क्या थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी भागीदारी किसी संगठन या पार्टियों में थी। मतलब वो किसी न किसी संगठन, राजनीतिक संगठन या पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टियों से वो जुड़े हुए होते थे। देखते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट इसका। These link ensured a better representation of demands of diverse social section in party politics। और जो ये लिंक्स थे भाई ये इंश्योर करते थे एक बेटर रिप्रेजेंटेशन, एक मतलब अच्छा प्रतिनिधित्व। किनका प्रतिनिधित्व भाई, द डिमांड्स ऑफ डाइवर्स सोशल सेक्शन, जो भाई डाइवर्स सोशल सेक्शन है उनकी डिमांड्स का इन पार्टी पॉलिटिक्स। तो भाई ये जो लिंक थे ये इंश्योर करते थे बेटर रिप्रेजेंटेशन और उनकी द डिमांड्स ऑफ डाइवर्स सोशल सेक्शंस, भी जो सोशल सेक्शंस थे डाइवर्स, अलग अलग तरह के सोशल सेक्शंस थे, उनकी डाइवर्स डिमांड का, ठीक है, ये पार्टी पॉलिटिक्स में क्या करते थे भाई, रिप्रेजेंटेशन करते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नॉन पार्टी मूवमेंट्स। इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि नॉन पार्टी मूवमेंट्स में क्या क्या आता है। These movements are based on the loss of faith in existing democratic institutions और electoral politics। और ये जो मूवमेंट थे भाई, ये जो आंदोलन थे, ये किसके ऊपर बेस्ड थे, द लॉस ऑफ फेथ इन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो भाई उस समय एग्जिस्ट करने वाले लोकतांत्रिक संस्थान थे, इंस्टीट्यूशंस थे, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी उसके अंदर भरोसे की कमी जो हो रही थी भाई, उसके ऊपर ये आंदोलन बेस्ड थे। Students and young political activists from various sections of the society were in the forefront in organizing the marginalized sections such as Dalit and Adivasis। ध्यान से देखते हैं इसको भी। स्टूडेंट्स एंड यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो स्टूडेंट्स और यंग युवा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो भी कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, वो फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि अलग अलग सेक्शन से आते थे सोसाइटी के, तो जिसमें भाई स्टूडेंट्स थे और युवा नेता थे भाई, यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे।
तो भाई जो आते थे कहां से, वेरियस sections of the society were in the forefront in the organizing the marginalized sections such as दलित and आदिवासीज, और दलित और आदिवासी जैसे मार्जिनलाइज सेक्शंस की मतलब उनके लिए भी ये ऑर्गेनाइज करने में, उनके लिए भी आंदोलन ऑर्गेनाइज करने में ये लोग स्टूडेंट्स और जो यंग पॉलिटिशियंस थे, यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ये आगे रहते थे। They did not contest elections at the local or regional level, nor did they support any one political party। और देखो भाई क्या था, ये ना तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे किसी लोकल या रीजनल लेवल पे, और ना ही ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है कि भाई ये ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, और ना ही किसी रीजनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते थे। चले देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, दलित पैंथर्स। भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भाई। चले इसको भी एक बार देख लेते हैं भाई। डॉक्टर अंबेडकर विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड हिज स्ट्रगल फॉर ए डिग्निफाइड फ्यूचर फॉर दलित्स outside the Hindu caste-based social structure made him remains an iconic and inspirational figure in much of Dalit liberation writings। तो देखो भाई यहाँ पे ना एक दलित लिबरेशन राइटिंग्स की कुछ बात हो रही है। एक नामदेव ढसाल करके, जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें नामदेव ढसाल की एक पोएम भी मिलेगी। वो पोएम कुछ ऐसी थी कि सदियों तक सफर किया था उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, कुछ ऐसी करके एक पोएम है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो उस पोएम को, अच्छी पोएम है, नामदेव ढसाल महाराष्ट्र के एक पोइट है। तो भाई था क्या, डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन था ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड हिज स्ट्रगल फॉर ए डिग्निफाइड फ्यूचर ऑफ दलित आउटसाइड द हिंदू कास्ट बेड सोसाइटी। डॉक्टर अंबेडकर का विजन था भाई सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो, और उसका जो उनका जो स्ट्रगल था फॉर ए डिग्निफाइड फ्यूचर ऑफ फॉर दलित्स, और भाई दलित्स का जो डिग्निफाइड एक मतलब अच्छा फ्यूचर हो आउटसाइड द हिंदू कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर, और जो हिंदू कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर है उससे बाहर, मेड हिम रिमेन्स एन आइकॉनिक एंड इंस्पिरेशनल फिगर। और भाई वो डॉक्टर अंबेडकर को बनाते हैं क्या भाई, रिमेन्स एन आइकॉनिक एंड इंस्पिरेशनल फिगर। भाई एक आइकॉनिक और मोटिवेट करने वाला, इंस्पिरेशन देने वाला फिगर इन मच ऑफ दलित लिबरेशन राइटिंग। और भाई जो दलित लिबरेशन राइटिंग्स हैं, जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, ठीक है, राइटिंग्स में सब चीज आती है, लेख लिखे जाते हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो उनमें भाई वो उनको आइकॉनिक एंड इंस्पिरेशनल फिगर बनाते हैं, मेंटेन मतलब बनाते हैं, मानते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब वो बनते भी हैं, मतलब भाई उनका जो डिग्निफाइड फ्यूचर को लेके, दलित्स के डिग्निफाइड फ्यूचर को लेके जो उनका सोच था, उनका जो विचारधारा थी, वही उनको क्या बनाती है भाई, वो इंस्पिरेशनल फिगर बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, दलित पैंथर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये दलित पैंथर्स जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, सबसे पहले हमें थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। द दलित पैंथर्स वाज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई ये एक मिलिटेंट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्ड बाय दलित यूथ इन महाराष्ट्र इन 1972। और भाई 1972 में महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम रखा जाता है दलित पैंथर्स, और वहां के दलित युवाओं के द्वारा बनाया जाता है। After independence, Dalits mainly fought against ongoing caste-based inequalities and material injustice they faced। भाई इंडिपेंडेंस के बाद जो दलित से वो लड़ाई लड़ रहे थे किसके अगेंस्ट, ऑनगोइंग जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज थी, जो भाई जाति आधारित असमानताएं थी, एंड मटेरियल इनजस्टिस, जो उनके साथ क्या हो रहा था भाई, मटेरियल अन्याय जो हो रहा था और जो उन्होंने फेस किया था। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होने के बावजूद भी कैसी, समानता और न्याय की। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशंस एंड अदर सच पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस वाज वन ऑफ देयर प्रोमिनेंट डिमांड्स। देखो ध्यान से समझो भाई इसको, जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन था किसका, रिजर्वेशन का, और सच एज पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस, उनकी जो प्रोमिनेंट डिमांड्स थी वो क्या क्या थी कि भाई एक तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रिजर्वेशन का, जो आरक्षण है उसका जो इंप्लीमेंटेशन हो, ठीक है, वो कैसे हो, इफेक्टिव तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो। एंड अदर सच पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस, और जो सामाजिक न्याय की दूसरी पॉलिसीज थी, अदर पॉलिसीज थी, उनका भी, और भाई
उनका भी और रिजर्वेशन का भी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये उनकी क्या थी, प्रोमिनेंट डिमांड थी। तो देखना है भाई दलित पैंथर्स का ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है 1972 में। किसके द्वारा हो रहा है, बाय दलित यूथ, भाई जो वहां का दलित युवा वर्ग था उसके द्वारा हो रहा है। और डिमांड क्या क्या थी, डिमांड थी कि भाई इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन का और सोशल जस्टिस जो पॉलिसीज हैं उनका। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप दलित पैंथर्स। एक्टिविटी ऑफ दलित पैंथर्स मोस्टली सेंटर्ड अराउंड फाइटिंग इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज ऑन दलित इन वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट। और भाई देखो इनका जो एक्टिविटीज थी, इनकी जो मेनली एक्टिविटी ये थी कि एट्रोसिटी जो होती थी, ठीक है, दलितों के विरुद्ध जो भी अत्याचार होता था कास्ट बेस्ड, तो ये क्या करते थे, उसके अगेंस्ट जाके लड़ते थे। मतलब इनका जो केंद्र था वो था कि वो लड़ते थे अराउंड फाइटिंग इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज ऑन दलित्स, भाई दलित्स के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ ये जो लोग जाके लड़ते थे। द गवर्नमेंट पास्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन 1989 दैट provided for रिग्रेस पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स। और वही 1989 में कॉम्प्रिहेंसिव लॉ पास करती है गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि बहुत ही कड़ी एवं गंभीर रिग्रेस पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई दलितों के अगेंस्ट उनका, दलितों का क्या करता है भाई, उनके खिलाफ कोई अत्याचार करता है। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द दलित पैंथर्स एम टू एंड द कास्ट सिस्टम एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल ओप्रेस्ड ग्रुप्स। ठीक है भाई, अब देखो दलित पैंथर्स का एम था, वो था कि कास्ट सिस्टम का एंड हो, कास्ट सिस्टम खत्म हो, एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने फॉर ऑल ओप्रेस्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग लैंडलेस पीजेंट्स, अर्बन वर्कर्स एंड दलित्स। तो भाई जिसमें जिन किसानों के पास जो भूमिहीन किसान है, भूमिहीन किसान मजदूर है उनके लिए, जो शहरी मजदूर हैं उनके लिए, और दलितों के लिए वो क्या चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, और ओप्रेस्ड क्लास जितने भी भाई दबाव पिछड़े और जो दलित लोग थे उनके लिए भी क्या बने भाई, के साथ भेदभाव और उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बने, वो उनकी उनका एम था। द मूवमेंट गेव एजुकेटेड दलित यूथ ए प्लेटफॉर्म टू यूज देयर क्रिएटिविटी फॉर प्रोटेस्ट। और ये मूवमेंट देता है भाई, एजुकेटेड जो दलित यूथ था उनको एक प्लेटफॉर्म देता है टू यूज देयर क्रिएटिविटी फॉर प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट के लिए वो अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज करने का एक मंच प्रदान करता है ये आंदोलन भाई। After the emergency, the Dalit Panthers became involved in electoral politics and faced many splits. और भाई इमरजेंसी के बाद क्या होता है, ये दलित पैंथर्स बिकेम इन्वॉल्व इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और भाई ये क्या होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, और मैनी स्प्लिट्स, और बहुत इसके टुकड़े होते हैं, बहुत इसके बंटवारे होते हैं, लीडिंग टू देयर डिक्लाइन। और इसी से भाई इसका क्या हो जाता है, ये इसके डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, इसके विनाश की तरफ, मतलब इसका डिग्रेडेशन होने लगता है भाई। Organizations like the Backward and Minority Communities Employees Federation बामसे एंड फिल द गैप। और भाई एक नया संगठन भाई वो जो था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बामसेफ, वो है, वो क्या करता है, फिल द गैप। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय किसान यूनियन, भाई ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक संगठन है दोस्तों, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस अच्छे से करेंगे भाई। The social discontent in the Indian society since the 1970 was manifold। और भाई जो सामाजिक असंतोष था इंडियन सोसाइटी के अंदर वो शुरू हो गया था, मतलब वो खुल के आ रहा था। Agrarian struggle of the 1980s is one such example where better of farmers protested against the policies of the state। देखो भाई जो एग्रेरियन स्ट्रगल था 1980s का, वो भी उनका एक एक एग्जाम्पल था, जो सामाजिक असंतोष सरकार के विरुद्ध आ रहा था इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो उसमें भाई जो किसान आंदोलन थे जो एग्रीकल्चर एग्रेरियन जो स्ट्रगल्स थे वो भी 1980s के इनके एग्जाम्पल थे। वेयर बेटर ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। और जहां पे भी वेल सेटल जो अच्छे किसान थे भाई, ठीक है, जिनको जो संपन्न किसान थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ स्टेट। वो भी भाई स्टेट की पॉलिसीज के अगेंस्ट क्या कर रहे थे दोस्तों, वो भी आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं भाई ग्रोथ। भारतीय किसान यूनियन BKU, an organization of farmers from western Uttar Pradesh
and Haryana regions was one of the leading organization in the farmers movement of the 1980s। और भाई ये 1980s का क्या था भाई, एक बहुत ही बड़ा मतलब ये एक भारतीय किसान यूनियन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन था। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किसका था, ये किसानों का ऑर्गेनाइजेशन था। और ये किसान कहाँ के थे दोस्तों, ये किसान भाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न यूपी के और हरियाणा के थे। was one of the leading organization। और ये भारतीय किसान यूनियन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन था फार्मर्स मूवमेंट का 1980s में। द बीकेयू डिमांडेड हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस, abolition of restrictions, guaranteed supply of electricity and the provision of a government pensions to farmers। और भाई जो भारतीय किसान यूनियन था, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। भारतीय किसान यूनियन की डिमांडेड क्या थी भाई, हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस भाई। ठीक है, एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस भाई, जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको एबोलिश किया जाए। गारंटीड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की भाई गारंटीड सप्लाई की जाए। एंड द प्रोविजन ऑफ ए गवर्नमेंट पेंशन टू फार्मर्स, और फार्मर्स के लिए क्या प्रोविजन किया जाए भाई, गवर्नमेंट पेंशन का प्रोविजन किया जाए। और दोस्तों ये जो 1980s में जो भारतीय किसान यूनियन के अंडर जो आंदोलन हो रहे थे, तो आप सबको पता होगा कि भाई मेरठ और मुजफ्फरनगर का जो एरिया है, वहां पे वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है, मेनली इसकी जो मैं कहूँ जो इसका संघर्ष स्थल रहा है वो मेरठ और मुजफ्फरनगर की धरती रहा भाई, शामली मेरठ मुजफ्फरनगर वाली। और ऐसा हुआ था कि इन आंदोलनों को सामाजिक सपोर्ट जो था भाई, ठीक है, सोशल सपोर्ट था, वो भी बहुत ज्यादा मिलता था। होता क्या था कि लगभग लाखों लोग जुड़ जाते थे जब ये लोग धरना देते थे, जब ये लोग कोई मूवमेंट चलाते थे। अब इतने लोगों के लिए जो खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, जो सब व्यवस्थाएं थी, तो वो गांव, आसपास के गांव के लोग कर देते थे। तो इससे क्या शो हो रहा है कि भाई एक तो ग्रोथ इनकी अच्छी हो रही थी, दूसरा क्या है कि ये जो आंदोलन थे ये सोशल, एक तरह से मतलब हम बोल सकते हैं सोशल मूवमेंट्स थे, क्योंकि भाई गांव के लोग वो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, शेल्टर की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दूध वो घर से भेज रहे हैं, सब्जियां अपने घर से भेज रहे हैं, अनाज रोटियां अपने घर से भेज रहे हैं आंदोलन में बैठे हुए लोगों के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये क्या था, एक सामाजिक आंदोलन भी था। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स। Activities conducted by the BKU to pressurize the state for accepting its demand included rallies, demonstrations, sittings, and jail भरो, courting imprisonment, agitations। और भाई जो एक्टिविटीज की जाती थी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा सरकार को प्रेशराइज करने के लिए, स्टेट को प्रेशराइज करने के लिए कि भाई वो उनकी डिमांड मांग ले, तो उनमें क्या क्या होता था भाई, रैलीज होती थी, धरने प्रदर्शन होते थे, ठीक है, सिट इन्स होते थे, और जेल भरो आंदोलन होते थे भाई। ठीक है, जेल भरो आंदोलन मतलब जबरदस्ती लोग क्या करते थे, प्रशासन को अपनी गिरफ्तारियां देते थे, और ये एक विरोध करने का तरीका रहता है। The organization used traditional caste panchayats to these communities to bring them together over economic issues। और भाई ये जो संगठन था ये यूज करता था भाई खाप पंचायतों को। ठीक है, क्योंकि खाप पंचायतें वेस्टर्न यूपी और हरियाणा की भाई क्या है, सोशल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही उम्दा नमूना है। ठीक है, बहुत ही उम्दा एक एग्जाम्पल है। और भाई उस खाप पंचायतों के तहत लोग क्या होते हैं भाई, एक शेल्टर के अंदर आते हैं, एक छत अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं। तो भाई द ऑर्गेनाइजेशन यूज ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत ऑफ दीज कम्युनिटीज। और भाई अब उन कम्युनिटीज की जो कास्ट पंचायत होती हैं, जो खाप पंचायतें होती हैं, उनको भी यूज करते हैं टू ब्रिंग देम टुगेदर ओवर इकोनॉमिक इश्यूज। और इकोनॉमिक इश्यूज के ओवर भाई उनको इकट्ठा करने के लिए किनका यूज किया जाता है, कास्ट पंचायत का भी, खाप पंचायतों। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। Until the early 1990s, the BKU stayed away from political parties and worked as a pressure group। और भाई 1990 तक भारतीय किसान यूनियन क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहता है। ठीक है, दूरी बना के रखता है। एंड वर्कड एज ए प्रेशर ग्रुप, और एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। अब आपको ये होगा कि भाई ये प्रेशर ग्रुप क्या होता है। देखो, प्रेशर ग्रुप वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिक्स से तो रहते हैं दूर। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिक्स से तो रहते हैं दूर, लेकिन वो सरकार पे लोगों की जो मांग है, लोगों की जो वेल बीइंग के लिए जो डिमांड्स हैं, उनको उठाने के लिए आगे रहते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं। इसलिए इनको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। Worked as a pressure group using its large numbers, the organization, along with other farmers group across states, was able to get some of their economic demands accepted।
अब ध्यान से देखो भाई, द ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन था, अलोंग विद अदर फार्मर्स ग्रुप अक्रॉस स्टेट्स, और भाई जो दूसरे स्टेट्स के फार्मर संगठन थे, जो किसान संगठन थे, उनके साथ मिलके was able to get some of their economic demands accepted, और भी कुछ अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स को वो स्वीकार करवा भी लेते हैं। अदर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीकेयू इंक्लूडेड शेतकारी संगठन इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो शेतकारी संगठन है भाई वो भी किसान संगठन है, एंड रायत संघ इन कर्नाटका, और वही जो रायत संघ है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ये किसान संगठनों के एग्जाम्पल है जो कर्नाटका के और महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन है। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एंटी अरैक मूवमेंट, भाई इनको भी देख लेते हैं भाई। एंटी अराक मूवमेंट वाज ए स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन ऑफ women डिमांडिंग ए बैन ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल इन देयर नेबरहुड्स। और भाई देखो भाई, ये एंटी जो अरैक मूवमेंट, सही बात, ये एक स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन था महिलाओं का, और ये क्या डिमांड कर रही थी, महिलाएं डिमांड कर रही थी कि भाई बैन हो, क्या बैन हो, सेल ऑफ अल्कोहल इन देयर नेबरहुड्स, उनके नेबरहुड्स में जो भाई दारू की बिक्री होती है वो क्या हो, बैन। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि भाई ये एरेक क्या होता है। एक बार तो मैं आपको यही बताना भूल गया यार, सबसे पहले तो ताड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। ताड़ी से क्या बनती है, देसी शराब बनती है। तो भाई नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। चलो एक स्लाइड लेके थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं भाई। एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, एक डिस्ट्रिक्ट है नेल्लोर, और ये है आंध्र प्रदेश में। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे गांव था दुबरगंटा करके, दुबरगंटा। तो यहां पे एक ड्राइव चली भाई, एक दुबरगंटा एक ड्राइव चली, और वो ड्राइव क्या थी भाई, एक अभियान चलता है, और वो अभियान चलता है प्रौढ़ शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा का, जो भाई बूढ़ा महिलाएं जो बूढ़ी नहीं है और जो जवान भी नहीं है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का। और इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, रजिस्टर करती हैं खुद को, रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं और ज्वाइन करती हैं इसको। अब जब इन महिलाओं को पढ़ाया जाता था तो ये कंप्लेन करती थी दोस्तों, ठीक है। ये क्या करती थी भाई, ये कंप्लेन करती थी, और वो कंप्लेन क्या होती थी, वो कंप्लेन होती थी एरिक से रिगार्डिंग, ताड़ी से बनने वाली, ताड़ी से बनने वाली शराब के रिगार्डिंग, ताड़ी से बनने वाली शराब के रिगार्डिंग। अब इसमें समझो क्या होता है कि महिलाएं डेली शिकायत करने लग जाती हैं क्लासेस में कि भाई उनके हस्बैंड जो हैं वो क्या करते हैं भाई, ताड़ी से बनती है जो शराब उसको पीते हैं, वो काम पे नहीं जाते हैं। काम पे नहीं जाएंगे तो सिंपल सी बात है, घर का इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका बिल्कुल भट्ठा बैठ जाएगा, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। प्लस अगर पति शराब पीता है, बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीता है, नशे की हालत में रहता है, तो भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस, फिर ठीक है रेप, या फिर भाई अननेचुरल सेक्स, इन सब चीजों की जो ये बुराइयां हैं, इविल्स हैं, इनकी तरफ भी इनका भी जो क्या है राइजन हो रहा था। डोवरी के केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस के, मारपीट के, अननेचुरल सेक्स के, ठीक है। इससे क्या हो रहा था भाई कि वो समस्याएं जन्म ले रही थी। तो महिलाएं इन सारी समस्याओं की जड़ जो मानती थी, वो मानती थी इस ताड़ी से बनने वाली शराब को। तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इन गांवों में एक छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ, और फिर देखते 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 इसमें 5,000 गांव शामिल हो गए पूरे आंध्र प्रदेश के। धीरे धीरे फिर ज्ञापन दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और भाई ये एक आंदोलन बन जाता है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल से इसके ओरिजिन के बारे में। इन द अर्ली 1990s मैनी विमेन इन दुबनगंटा, जो दुबरगंटा करके या दुबरगंटा करके लिख लो इसको, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा। भाई एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिखेगा नहीं शायद आपको। चल, आंध्र प्रदेश ज्वाइन द अडल्ट लिटरेसी ड्राइव इन लार्ज नंबर। सो मैंने जो बताया था भाई, जो प्रौढ़ शिक्षा का जो लाइक ड्राइव चल रहा था, उसमें क्या होता है भाई, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। द विमेन इन नेलोर came together in local efforts to protest against Erag, a local liquor and the forced closure of wine shop। और भाई ये विरोध करती हैं, ये डिमांड करती हैं, ये
तो ताड़ी की जो शराब की दुकानें थी उनके अगेंस्ट जाती हैं, विरोध करती हैं और उनको बंद करने का ये आह्वान करती है कि इनको बंद किया जाए। The news spread quickly, inspiring women from about 5,000 villages together pass resolutions for imposing prohibition and send them to the district collector। और भाई धीरे धीरे जो ये दुबर घंटा से चलने वाला ये आंदोलन 5,000 गांवों में फैल जाता है। तो भाई क्या होता है, विमेन फ्रॉम अबाउट 5,000 विलेजेस टुगेदर पास रेजोल्यूशंस, वो रेजोल्यूशन पास करती हैं फॉर इम्पोजिंग प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रतिबंध लगाने के ऊपर, एंड सेंड देम टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास उनको उन रेजोल्यूशंस को भेजती है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब देखेंगे भाई लिंकेजेस क्या थे। द स्लोगन ऑफ द एंटी एरेक मूवमेंट वाज सिंपल, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ एरेक। भाई देखो जो इसका स्लोगन था ना इस ताड़ी विरोधी जो आंदोलन का, वो सिंपल सा था बिल्कुल कि भाई प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ एरेक, भाई जो ताड़ी की बिक्री पे प्रतिबंध लगाया जाए। बट दिस सिंपल डिमांड टच्ड अपॉन लार्जर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द रीजन। और भाई ये जो सिंपल सी डिमांड थी ये टच करती है किसको भाई, टच अपॉन लार्जर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, भाई वहां के जो बड़े स्तर पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो इशू थे उस रीजन के, दैट अफेक्टेड वुमेन्स लाइफ। ठीक है भाई, और ये जो वुमेन्स की लाइफ को, जो महिलाओं की लाइफ को अफेक्ट करते थे, वो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे। मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी बात है भाई, सोशल रीजन क्या है भाई, उनकी जो सोशल लाइफ है महिलाओं की वो खराब हो रही है क्योंकि घर के जो मेल हैं वो दारू बहुत ज्यादा, शराब का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो मारपीट, डोवरी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस आ रहे थे, तो उनकी क्या हो रहा था, सोशल उनकी लाइफ खराब हो रही थी। इकोनॉमिक तरीके से कैसे हो रहा था भाई, इकोनॉमिक तरीके से उनका नुकसान, भाई वो काम पे नहीं जाते थे, सिंपल सी बात है, काम पे नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो ये इकोनॉमिक रूप से, और पॉलिटिकल इशू भी था कि भाई जो सरकारें थी कि उसके, सरकार के विरुद्ध भी और ठेकेदारों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध ये आंदोलन था, ऑफ द रीजन दैट अफेक्टेड वुमेन्स लाइफ। और ये तीनों ही तरीके से महिलाओं की जो जिंदगी थी, महिलाओं की जो लाइफ थी वो अफेक्ट हो रही थी। This movement openly discussed the issues of domestic violence like dowry, sexual violence, etc. और वही मैंने आपको बताया था, ये जो ये मूवमेंट था ओपनली डिस्कस्ड द इशू, और ये ओपनली डिस्कस्ड कर रहा था इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है भाई, ठीक है, पति शराब पी के पत्नी को पीट रहा है डेली, तो इसको बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस। डोवरी, और वही दहेज। अब आपको लगेगा सर दहेज, भाई सिंपल सी बात है, जब कोई नशेड़ी हो जाएगा, जब कोई नशे का आदी हो जाएगा, तो दहेज जैसी चीजें भी वो मांगता है, वो पत्नी को पीटेगा कि अपने मायके से क्या है, पैसे लेके आ, अपने मायके से कुछ चीजें लेके आ, जो कीमती चीजें हैं वो लेके आ। और अगर वो कुछ भी कीमती चीजें, गहने, कपड़े लेके आएगी तो वो उनको बेच के फिर से शराब का अरेंजमेंट कर लेगा। एंड सेक्सुअल वायलेंस भी भाई बड़ा इशू था, और इस मूवमेंट के दौरान, इस आंदोलन के दौरान इन सोशल इश्यूज के ऊपर भी, इन इश्यूज के ऊपर भी क्या है, खुल के बात की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो मूवमेंट है भाई उसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था बच्चों, क्या था कि जो नर्मदा नदी है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भाई, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। चलो थोड़ी सी ये भी डिस्कशन कर ही लेते हैं भाई। ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताता रहता हूं कि भाई कहीं भी काम आ जाएंगी आपको। ये इस तरफ है इंडियन ओशियन, और इस तरफ है भाई अरेबियन सी, अरब सागर। तो नर्मदा और ताप्ती जो हैं दोनों गुजरात की मुख्य नदियों में से मानी जाती हैं, इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और ये दोनों नदियां हैं भाई, ये मेन नदियां हैं नर्मदा एंड ताप्ती। थोड़ा सा लिख देता हूं इनको भी, ये यहां से ले लो भाई इनको, ठीक है थोड़ा, ओके। तो मैं लिख देता हूं नर्मदा एंड ताप्ती। ध्यान रखना है, नर्मदा एंड ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो कहाँ पे मिलती हैं, जाके अरेबियन सी में मिलती हैं। बाकी की तो बहुत सारी जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही जाके मिल जाती है। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट
was a large scale project launched in the Narmada Valley of Central India in the early 1980s। तो जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था भाई, एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया जाता है नर्मदा वैली में ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द अर्ली 1980s। अर्ली 1980s में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है कहाँ पे भाई? नर्मदा वैली में। और इस प्रोजेक्ट के अंडर था क्या? इट इन्वॉल्व्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 लार्ज डैम्स, 135 मीडियम साइज डैम्स एंड अबाउट 3000 स्मॉल डैम्स। अब देखो भी क्या था कि नदी का जो पानी है डैम्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इरिगेशन के लिए नहरें निकाली जाती हैं, कैनाल्स निकाली जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। 3000 small dams on the Narmada River and its tributaries, which flow through the states of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra। तो भी इसमें बनना क्या क्या था? 30 तो बड़े डैम बनने थे, 135 मीडियम साइज डैम बनने थे एंड 3000 छोटे डैम्स बनने थे भाई। छोटे 3000 छोटे डैम बनने थे। तो देखो बनना क्या क्या था? 30 बड़े डैम्स, 135 मीडियम साइज डैम और 3000 के लगभग वही छोटे डैम्स बनने थे। और वो बनने किस पे थे? नर्मदा रिवर पे बनने थे। और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, सहायक नदियां बोला जाता है। विच फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। और ये कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो समझ ली आपको ये चीजें समझ आ गई कि भी नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे बनने वाले 30 बड़े साइज के डैम, 135 मध्यम साइज के, मीडियम साइज के डैम और लगभग 3000 छोटे डैम बनने थे। और इनका उद्देश्य क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इनका उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई एक तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, प्लस क्या करना होता है? दूसरा करना होता है कि भाई इससे वाटर को कंट्रोल करके इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई जाती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ए लार्ज स्केल मल्टीपर्पज डैम। और भाई जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था वो क्या था भाई? लार्ज स्केल पे मल्टीपर्पज डैम था, क्योंकि हमने देखा कि 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 के लगभग छोटे डैम्स इसमें बनने थे। Supporters argue that it would provide drinking water, water for irrigation, generate electricity, and boost agricultural production in Gujarat and the surrounding states। और देखो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि भाई जो देखो कुछ क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के फेवर में भी लोग आते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट भी लोग आते हैं। तो जो इसके फेवर में आने वाले लोग हैं उनका क्या मानना था दोस्तों? उनका मानना था कि भाई इससे क्या होगा? ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, ठीक है, वाटर फॉर इरिगेशन। और भाई इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी, एंड बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन गुजरात एंड द सराउंडिंग स्टेट्स। और भाई ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा गुजरात में और उसके आसपास के स्टेट्स में। The issues of relocating and properly rehabilitating the peoples affected by the project were first raised by local activist groups। अब देखो भी क्या है कि अब 245 के लगभग 245 विलेजेस। तो दोस्तों बांध बनता है तो ऐसे ही नहीं है कि भाई बहुत ऊंचाई होती है उसकी, बहुत सारे एरिया में क्या होता है भाई लोगों को वहां से मोबिलाइज करना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। तो 245 विलेजेस थी दोस्तों, 245 विलेजेस थे जहां के लोगों को क्या किया गया था भाई? वहां से मोबिलाइज किया गया था। द इशू ऑफ रीलोकेटिंग एंड प्रोपरली रिहेबिलिटेटिंग द पीपल अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट वर फर्स्ट रेज्ड बाय लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप। और जो वहां के स्थानीय लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप्स थे भाई, उन्होंने सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज किया कि भाई जो लोगों को यहाँ से रिलोकेट किया जा रहा है, उनको रिहैब करवाया जाएगा, तो वो सबसे पहले क्या है? अफेक्ट हो रहे हैं लोग यहाँ से। और वो कितने विलेजेस के लोग थे? 245 विलेजेस के वो लोग थे। अराउंड 1988-9 द इशू गेन्ड फोकस अंडर द नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। और भाई जो 1988-89 में द इशू जो फोकस किया गया वो क्या था भाई? उसको बोला जाता है नर्मदा जिसने भी इशू गेन्ड फोकस अंडर द नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंडर इसको गेन किया जाता है। ए लूज ग्रुप ऑफ लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या था? एक भाई वहां का एक स्वायत्त एक संगठन था, एक लूज ग्रुप था, लोकल वहां के जो भाई स्वयं सेवक थे उनका एक संगठन था। चले नेक्स्ट देखते हैं।
डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स, तो भाई इस पे बड़े डिबेट्स भी होते हैं, स्ट्रगल्स भी होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके फेवर में भी लोग हैं तो अगेंस्ट में भी लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं और होते भी हैं। The movement called for a cost-benefit analysis of the major development project in the country, arguing that the social cost of such projects should also be considered. तो the movement called for a cost-benefit analysis of major development project in the country, arguing that the social cost, कि भाई देखो यहाँ पे जो आर्थिक जो पैसे का जो कॉस्ट है ना, वो तो भाई देखा जाता है मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं कंट्री के, इनके अंदर इनके ऊपर बात की जाती है। आर्ग्यूइंग दैट द सोशल कॉस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट शुड आल्सो बी कंसीडर, और भाई अब बात क्या कही गई है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के तहत जो सोशल कॉस्ट है, जो भी सामाजिक कॉस्ट है, उसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। सामाजिक कॉस्ट कैसे? तो जैसे हम देख रहे हैं 245 गांव के लोग जो है वो रिलोकेट होंगे, तो ये क्या है? सामाजिक एक नुकसान ही तो है, तो इस सामाजिक कीमत की भी बात होनी चाहिए। ये डिबेट में कहा गया, ये आर्ग्यूमेंट में कहा गया। The protest shifted from just demanding rehabilitation to complete opposition to the dam. ठीक है, the protest shifted from just demanding rehabilitation to complete opposition of the dam. In 2003, the government created a national rehabilitation policy which can be seen as an achievement of movements like the NBA। और भाई नेशनल रिहैब पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट 2003 में, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट का क्या माना जाता है, इसको देखा मतलब ये देखी जाती है, इसको देखा जाना चाहिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मूवमेंट्स की अचीवमेंट के रूप में। लेसन्स फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स, ये भी देख लेते हैं भाई क्या क्या लेसन है जो हमें पॉपुलर मूवमेंट से मिलते हैं। पॉपुलर मूवमेंट्स हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अभी जो पॉपुलर मूवमेंट्स है वो हेल्प करते हैं बेहतर समझ बनाने में जो प्रकृति है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, लोकतांत्रिक राजनीति के प्रति बेहतर समझ बनाने में जो जन आंदोलन है वो हमारी हेल्प करते हैं। दीज मूवमेंट अरोज the address issue in party politics and should be seen as an important part of democracy। और ये मूवमेंट्स भाई उठाते हैं एंड कौन से इश्यूज को एड्रेस करते हैं? पार्टी पॉलिटिक्स के इश्यूज को, एंड शुड बी सीन एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और भी इनको भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाना चाहिए। They represented new social groups whose economic and social problems were ignored in elections। और भाई वो रिप्रेजेंट करते हैं उन नवीन सामाजिक समूहों को जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को दरकिनार किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है चुनावों में। These movements helped ensure that different groups and their demands were represented, reducing the risk of social conflict and discontent with democracy। तो भाई ये जो मूवमेंट है ये हेल्प करते हैं इंश्योर दैट डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर डिमांड्स, तो भाई जो वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं उनके डिमांड्स हैं वर रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंट की जाए, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और भाई जो सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिस्क को रिड्यूस किया जाए, एंड डिसकंटेंट विद डेमोक्रेसी, और भाई जो डेमोक्रेसी के साथ डिसकंटेंट है उसको भी कम किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। Critics of these movements argue that action like strikes, sit-in, and the rallies disrupt government work, delays decisions, and destabilize democracy। अब देखो भाई इन सोशल और पब्लिक जो मूवमेंट्स के अगेंस्ट जिनका आर्ग्यूमेंट रहता है वो क्या रहता है कि भाई ऐसे आंदोलन जिनके अंदर जिनमें भाई स्ट्राइक्स होती हैं, मतलब धरने होते हैं, रैलीज होती है, ये डिसरप्ट करती हैं गवर्नमेंट के काम को, डिले डिसीजंस, और भाई डिसीजंस में डिले लेके आते हैं, एंड डिस्टेबलाइज डेमोक्रेसी, और भाई ये डेमोक्रेसी को भी डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान देते हैं। और ये सब कहना किसका है? जो क्रिटिक्स है इन मूवमेंट्स के, जो इनके आलोचक हैं। Over the years, the connection between popular movements and political parties has weakened, creating a gap in politics। और भाई इन सालों में क्या हुआ है, सालों से क्या हो रहा है, जो कनेक्शन है बिटवीन पॉपुलर मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो क्या हुए हैं? कमजोर हुए हैं। और इसने पॉलिटिकल पार्टीज और इन सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या कर दिया है, पॉपुलर मूवमेंट्स के बीच में क्या कर दिया है? दूरी पैदा कर दी है। अब देखते हैं वही लास्ट टॉपिक जो है इसका,
मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो भाई, सूचना का अधिकार, ये आज हम बात बात पे सुनते हैं ना कि आरटीआई से हमें ये सूचना मिली, आरटीआई लगाई थी, फलाने उसके ऊपर आरटीआई लगा दी। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसको भी देख लेते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार है, मूवमेंट बिगेन इन 1990 व्हेन ए मास ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, तो एक बड़ा नहीं, इसकी जो ये शुरू जो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, ये कब शुरू होता है? 1990 में शुरू होता है, जब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान डिमांडेड रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन रिलीफ वर्क एंड वर्कर्स अकाउंट। तो भी उन्होंने डिमांड की थी कि रिकॉर्ड्स दिखाया जाए, जो फेमाइन, जो भाई अकाल रिलीफ काम हुआ है, और वर्कर्स के जो अकाउंट है। In 1994 and 1996, the MKKS stands for मजदूर किसान शक्ति संगठन organized जन sunwise public hearings where the administration was asked to explain its actions in public। और भाई ये जन सुनवाई मतलब एक पब्लिक हियरिंग्स, जैसे दरबार टाइप का लगा के, जनता दरबार टाइप का लगाया जाता है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे where the administration was asked to explain its actions in public। और भाई जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक आस्क टू एक्सप्लेन इट एक्शन इन पब्लिक, और एडमिनिस्ट्रेशन से उनके एक्शंस के रिगार्डिंग पब्लिक में पूछा जाता है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। In 1996, MKKSS formed the National Council for People's Right to Information in Delhi to turn RTI into a national campaign। और भाई 1996 में जो मजदूर किसान संघर्ष संगठन था, वो नेशनल काउंसिल फॉर्म द नेशनल काउंसिल फॉर पीपल राइट्स टू इंफॉर्मेशन इन दिल्ली टू टर्न आरटीआई इनटू ए नेशनल कैंपेन। और भाई ये नेशनल काउंसिल एक राष्ट्रीय परिषद बनाता है लोगों के अधिकारों के लिए, और वो अधिकार कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन इन दिल्ली टू टर्न आरटीआई इनटू ए नेशनल कैंपेन। और आरटीआई भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक नेशनल कैंपेन के रूप में बदल जाता है। इन 2002 ए वीक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड बट नेवर इम्प्लीमेंटेड। और भाई 2002 में एक कमजोर सा फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, बट कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। In 2004, the RTI bill was introduced and became law with presidential approval in June 2005। और भाई 2005-4 में एक आरटीआई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और एंड बिकेम लॉ, और कानून बन जाता है विद प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इन जून 2005। और जून 2005 में वो क्या बन जाता है भाई? प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के बाद वो कानून बन जाता है। और वो आरटीआई कानून कब आता है भाई? 2005 में। चले तो दोस्तों, ये था भाई हमारा टॉपिक। और भाई आपको करनी है इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से अपनी बुक से रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के बगैर बच्चों काम नहीं चलने वाला। और भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमेशा बोलता हूं, अब भी बोल रहा हूं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले भाई, तो खूब मन लगा के मेहनत कीजिए भाई, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।